अस्सलामुअलैकुम। जीना हुस्न और शबाब का जीता जागता नमूना थी, लेकिन एक अजूबा थी। ये सब जानते थे कि वो ना लड़की है और ना लड़का। हाथी का दांत है, दिखाने के लिए, चबाने के लिए नहीं। किबरिया ने उसके ख्यालात पढ़े थे, उसकी हकीकत को खूब समझ रहा था। इसके बावजूद उसे देखते ही दीवाना हो गया था। उसमें बला की कशिश थी, देखने वालों के होश उड़ा देती थी। जब ये मालूम हुआ कि मेरा बेटा एक ऐसी लड़की का दीवाना हो रहा है, तो मैंने उसे समझाया, उसकी रहनुमाई की और कहा था कि वो उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करे कि बचपन में उसका ऑपरेशन किया गया था या नहीं। अगर उसकी तरफ से गफलत बरती गई होगी तो जवानी में ऑपरेशन करने से बड़े मसाइल पैदा होंगे। उसने पहले उसके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं बता रहा था। जीना के माँ बाप पुराने ख्याल के हामिल थे। पैदाइश के बाद उसे देखकर ही राय कायम की गई थी कि वो एक पाकीज़ा हस्ती है, जैसी पैदा हुई है उसे वैसे ही रखा जाए। लिहाजा उन्होंने किसी डॉक्टर से रुजू नहीं किया। अगर उसी वक्त उसका ऑपरेशन करा लिया जाता तो आज वो एक मुकम्मल नौजवान लड़की होती। जीना किसी भी मर्द को देखकर मुतासिर नहीं होती थी, ना ही किसी खास जज्बे से उसके बारे में सोचती थी। एक नौजवान लड़की के अंदर जो जज्बात और एहसासात होती हैं वो उन सब से आ रही थी। गुलशन में जब फूल खिलते हैं तो कितने ही हाथ उन्हें तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसकी तरफ भी बहुत से हाथ बढ़ते थे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आती थी। अपनी पाकीज़गी से उन्हें मुतासिर कर देती थी या उनसे किसी तरह कतरा जाती थी। इस बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। एक दौलतमंद सेठ उसका दीवाना हो गया था। चाहता था कि वो उस अजीबोगरीब लड़की के साथ कम अज़ कम एक रात गुजारे और ज़िंदगी का एक नया और अनोखा तजुर्बा करे। इस इलाके के एक गुंडे मुरलीधर ने जबरन उसे उस सेठ के पास पहुंचा दिया। ऐसे वक्त किबरिया ने उसे बचाकर उस सेठ को सजाएं दी थी। पहले तो जीना उसे भगवान का अवतार समझती रही, फिर उसने खुद ही समझ लिया कि किबरिया टेलीपैथी के जरिए उसके अंदर आता है और उसकी मदद करता है। वो किबरिया से मुतासिर हुई, उसे चाहने लगी, लेकिन तन मन निछावर करने वाली बात दूर दूर तक उसके जहन में नहीं आई। मगर किबरिया खुलकर उससे मोहब्बत का इजहार करता रहा। वो उसे मना करती रही और समझाती रही कि वो कभी इस अंदाज से मोहब्बत नहीं करेगी जैसे कि मर्द और औरतें एक दूसरे के साथ करती हैं। लिहाजा वो उसकी मोहब्बत से बाज आ जाए, और वो बाज आने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसे मुतासिर करना चाहता था। ऐसे वक्त उसे याद आया कि भारत सरकार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और रेडियो वगैरह के जरिए ये ऐलान कर रही थी कि किबरिया नामी एक नौजवान टेलीपैथी जानता है। वो पाकिस्तान से आया है और फरहाद अली तैमूर का बेटा है। वो भारत के खिलाफ सरगर्मियों में मसरूफ रहता है। लिहाजा किसी को भी शुबा हो कि वो कहीं छुपा हुआ है तो वो फौरन पुलिस को इतला दे। इतला देने वाले को लाखों रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। जीना ने किबरिया से कहा, तुम पाकिस्तान से आए हो, मुसलमानों और मुझसे ये बात छुपाते रहे हो। किबरिया ने कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। तुमने मुझे भगवान का अवतार समझा, और भगवान का अवतार किसी भी मजहब का फर्द हो सकता है। मैं तुम्हारे देश की जनता और तुम्हारे देश के हुक्मरानों से कोई दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। जब मुझसे कोई दुश्मनी करता है या मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता हूँ। उसका दिल कहता था कि किसी की मुसीबत में काम आने वाला और किसी की आबरू बचाने वाला गलत आदमी नहीं हो सकता। उसके बारे में अच्छी राय कायम करने के बावजूद वो उससे कतराने लगी। उसने किबरिया से कहा, तुम मेरे पास ज़रूर आओ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त बनकर। दोस्ती की एक हद होगी और तुम उस हद से आगे नहीं बढ़ोगे। उस इलाके में मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी जीना की इज्जत करते थे। बड़ी अकीदत से उसके आगे सर झुकाते थे और हाथ जोड़ते थे। किबरिया ने उस इलाके के एक बहुत बड़े गुंडे गोपी राजा को सजाएं दी थीं और मोहल्ले वालों के सामने यह साबित किया था कि जीना की तरफ मैली नज़र से देखने वालों को ऐसी ही कुदरती तौर पर सजाएं मिलती हैं। इस वाक़ये के बाद जीना का मान मजीद बढ़ गया था। वहाँ के लोग और ज़्यादा अकीदत से उसके आगे झुकने लगे थे। वो मानती थी कि यह सब कुछ किबरिया की बदौलत हो रहा है। फिर भी वो शायद इसलिए कतरा रही थी कि वो एक हिंदू थी, मुसलमान से इश्क नहीं कर सकती थी, सिर्फ दूर ही दूर से दोस्ती कर सकती थी। उस इलाके के लोग जीना को देवी समझकर उसके आगे हाथ जोड़ते थे और अपनी मजबूरियां, परेशानी और दुख तकालीफ बयान करके उससे मदद मांगते थे। जिस दौलतमंद सेठ ने उस पर बुरी नज़र डाली थी वो भी उसका अकीदतमंद हो गया था। उसने उसे 50,000 रुपये दिए थे। वो इस रकम से ज़रूरतमंद औरतों और मर्दों की मदद कर रही थी। ये बात दूर दूर तक फैल रही थी कि जीना सिर्फ दवाएं ही नहीं देती, दवाएं भी देती है और रुपए पैसों से ज़रूरतमंदों की मदद भी करती है। फिर तो उसके दरवाजे पर दूर दूर से लोग आने लगे, मन्नतें मांगने लगे। वो गरीबों और मोहताजों को माली इमदाद देती थी, लेकिन जो दौलतमंद होते थे वो अपनी मुरादें पूरी होने के बाद उसके सामने हज़ारों लाखों रुपए नजराने के तौर पर पेश करते थे। एक बहुत बड़े सरमायादार ने उसके सामने सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी एक ज़मीन का मुकदमा पिछले 10 बरसों से चल रहा है, इसका कोई फ़ैसला नहीं हो पाता। मेरे दुश्मन फ़ैसला नहीं होने देते और मुझसे इस ज़मीन को हथिया लेना चाहते हैं। कल अदालत में उसका आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। मेरे मुखालफिन बड़े ही सियासी जोड़ तोड़ वाले हैं, वो अपने हक में फैसला सुनाएंगे और मैं मुंह देखता रह जाऊंगा। जीना सचमुच की देवी नहीं थी। वो अदालती फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कहा, हम और तुम अदालती फैसले को बदल नहीं सकते, सिर्फ हमारा भगवान ही बदल सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जीत हो जाए और तुम्हें अपना हक मिल जाए।
उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे 25 करोड़ का मामला है। अगर अदालत का फैसला मेरे हक में होगा तो कल ही 1 करोड़ रुपए तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। एक बूढ़ी औरत ने उसे गिड़गिड़ा कर कहा, सुहागन बेटी, तुम सचमुच देवी हो, दुखियारों के दुख दूर करती हो। मैं बड़ी विपदा में हूँ। मेरा एक ही बेटा है। बचपन ही से उसकी नज़रें कमज़ोर थीं, अब तो वो देखने के काबिल भी नहीं रहा। जवान बच्चा है। अगर उसे आंखें मिल जाएं तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नई आंखें हासिल करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। मैं गरीब हूँ, 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, फाके करती हूँ। 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? उससे आसमानों से उतर कर आने वाली देवी समझा जा रहा था। वो ज़मीन पर रहने वाली भला किसी की आंखों को रोशनी कैसे दे सकती थी, लेकिन उन्हें दिलासा तो दे सकती थी। उसने कहा, फिक्र न करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। उसकी मर्जी होगी तो तुम्हारे बेटे को आंखों की रोशनी मिल जाएगी। एक लड़की ने कहा, मैं अपने प्रभु आनंद को बहुत चाहती हूँ। सुहागन देवी, वो मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला है। अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई है। अगले माह की 7 तारीख को उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं दिन रात रोती रहती हूँ, न खाती हूँ न सोती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। भगवान के लिए उसे बचा दो। जीना ने कहा, उसने ऐसा काम क्यों किया था जो उसे सजाए मौत सुनाई गई? वो बोली, मैं भगवान को हाजिर और नाजिर जानकर कहती हूँ, मेरा प्रभु आनंद बिल्कुल बेकसूर है। उसे एक मर्डर केस में फंसाया गया है। उसे फंसाने वाले बहुत दौलतमंद और ताकतवर हैं। वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, इसलिए बेमौत मारा जाने वाला है। भगवान के लिए उसे किसी तरह बचा लो। जीना ऐसे वक्त बड़ी उलझन में पड़ जाती थी। हमदर्दी और मोहब्बत से सोचती थी कि ऐसे मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए क्या करे, उन्हें कैसे इंसाफ दिलाए। क्या इस वक्त मेरे अंदर किबरिया मौजूद है? क्या वो सुन रहा है? क्या वो मेरे लिए और इन दुखियारों के लिए कुछ कर सकेगा? किबरिया उसके अंदर मौजूद रहता था, लेकिन उसे बहुत कम बोलता था, ज़्यादातर खामोशी रहता। उसे नाराज़गी जाहिर करता रहता। ये कह चुका था, जब तक तुम मेरी मोहब्बत को दिलो जान से कबूल नहीं करोगी तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। उसने कहा था, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ और दिल से तुम्हारी कदर करती हूँ। तुम इसलिए कदर करती हो कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आता हूँ, तुम्हारी मुश्किलें आसान करता हूँ। क्या मुश्किलें आसान करने वाला सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा मुहाफिज नहीं बन सकता? तुम मेरी कुदरती मजबूरियाँ समझते हो। मेरे नसीब में यह नहीं लिखा है कि कोई हमेशा के लिए मेरा जीवन साथी बन सके। मैं कभी धर्म पत्नी नहीं बन सकूंगी। जैसी ज़िंदगी तुम गुजारना चाहते हो मैं वैसी ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकूंगी। उसने कहा, हम नई सदी में दाखिल हो रहे हैं। आज हमारे लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। तुम राज़ी हो जाओगी तो मैं दुनिया के बड़े से बड़े तजुर्बेकार डॉक्टरों के जरिए ऑपरेशन कराऊंगा। तुम्हें एक मुकम्मल औरत बनाऊंगा। मुझसे ऐसी बातें ना करो, तुम मेरे अंदर का हाल जानते हो। जो तुम चाहते हो मैं वो नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम अपनी मर्जी पर रहो, मैं अपना काम खामोशी से करता रहूंगा। अलबत्ता तुमसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, इसलिए खामोश रहकर तुम्हारे हर बुरे वक्त में काम आता रहूंगा। वो उस सरमायादार के अंदर पहुंचा जो 25 करोड़ रुपए की ज़मीन हारने वाला था। उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक अपने मुखालफिन के फ़ोन नंबर डायल किए। उनमें से एक मुखालिफ की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन बोल रहा है? सरमायादार ने कहा, मैं हूँ केशुनाथ। तुम ख्वामख्वाह मुझसे दुश्मनी कर रहे हो। 10 बरस ये मुकदमा ज़ेरे समात रहा। कभी ये फैसला न हो सका क्योंकि तुम बरसर इक़्तिदार पार्टी में हो, इसलिए अपने ज़राए और वसी इख्तियारात के ज़रिए कल अपने हक़ में फ़ैसला करवाने वाले हो। वस्ते हुए बोला, बेशक फ़ैसला मेरे ही हक़ में होने वाला है। शायद तुम्हारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तुमने बहुत बेचैन होकर मुझे फ़ोन किया है। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बेईमानी ना करो, इंसाफ के तकाजे पूरे करो। मेरा हक़ मुझे दे दो। मुझे 25 करोड़ रुपए का नुकसान ना पहुँचाओ। उसने कहका लगाते हुए रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। किबरिया उसके ख्यालात पढ़ने लगा। उसका नाम धनराज था। हमेशा धन जमा करने के खेल खेलता रहता था। मुकदमाबाजी उसका मशगला था। ज़मीनों का हिसाब रखने वाले पटवारियों से बड़ी गहरी दोस्ती रखता था। उन्हें रिश्वत देकर ज़मीन के कागजात में तब्दीलियां कराता रहता था। उसके ख्यालात ने बताया कि उसने केशुनाथ की ज़मीनों के कागजात में भी हेरा फेरी की है। उनमें तब्दीलियां करने के बाद अब उन्हें हथियाने वाला है। ज़मीनों के असल कागजात उसने अपने एक सेफ में छुपा कर रखे हैं। उन कागजात के मुताबिक केशुनाथ ही उन ज़मीनों का असल मालिक था। किबरिया ने धनराज के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो सेफ के पास गया। उसने सेफ को खोलकर उसमें से केशुनाथ के तमाम अहम कागजात निकाले और उन्हें लाकर एक मेज़ पर रख दिया। इसके बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। फिर किबरिया ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो भी पहले की तरह उसी तरह लेटा हुआ था। उसके ज़हन को एक हल्का सा झटका लगा। उसने सोचा, मैं अभी दिमागी तौर पर कैसे गैर हाजिर हो गया था? क्या सोच रहा था? कहाँ पहुँच गया था? वो इसी उलझन में रहा। किबरिया ने उसके एक मुलाजिम के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसे उस मेज़ के पास लेकर आया। मुलाजिम ने उन कागजात की फ़ाइल को देखने के बाद ये सोचा, ये तो केशुनाथ के कागजात हैं और बहुत अहम है। अगर मैं इन्हें केशुनाथ के हवाले कर दूं तो वो बहुत बड़ा इनाम देगा। वह मुलाजिम उन कागजात को लेकर केशुनाथ के बंगले में पहुंच गया। वो उसे देखकर बोला, तुम मेरे दुश्मन के मुलाजिम हो, यहाँ किस लिए आए हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे सपने में सुहागन देवी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने मालिक के सेफ से आपके असली कागजात निकाल कर आप तक पहुँचा दूँ ताकि कल आप अपना मुकदमा जीत सकें। ये सुनते ही केशुनाथ खुशी से उछल पड़ा। उसने फ़ौरन ही फाइल खोलकर
उसके एक एक कागज को देखा, फिर वो खला में तकते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोला, धन्य हो सुहागन देवी, तुमने चमत्कार दिखाया है। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए की दक्षिणा जरूर दूंगा। उस मुलाजिम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ साहब, मेरे मालिक को ये पता ना चले कि मैंने ये कागजात आपके पास पहुंचाए हैं, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। तुम फिक्र ना करो, उसे कुछ मालूम नहीं होगा। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 50,000 रुपये दे रहा हूँ, जाओ ऐश करो। वो इनाम लेकर खुश खुश वहां से चला गया। किबरिया उस नौजवान लड़की के दिमाग में आया जिसके बेगुनाह महबूब को सजाए मौत सुनाई गई थी। वो बेचारा एक सियासी मामले में फंस गया था। एक पार्टी लीडर ने दिवाली की रात जुआ खेलते वक्त अपने एक दोस्त से झगड़ा किया। नशे की हालत में झगड़ा करते वक्त उसे गोली मार दी। प्रभु आनंद भी वहां मौजूद था। कत्ल करने वाला वहां से फरार हो गया और दूसरे भी वहां से भाग गए। वो भी भागना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। वो पार्टी लीडर अगर चाहता तो अपने कारकुन प्रभु आनंद को बयान देकर बचा लेता कि दिवाली की रात उसने और प्रभु आनंद ने कहीं भी जाकर जुआ नहीं खेला, लेकिन वो कत्ल के केस में खुद को फंसाना नहीं चाहता था। दूसरे पार्टी लीडरों ने भी समझाया कि एक कारकुन की खातिर उसे इन मामलात में बदनाम नहीं होना चाहिए। आइंदा इलेक्शन में यह बदनामी उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। यूं भी उस पार्टी लीडर के सर से कत्ल का इल्ज़ाम टल रहा था। उसकी बला प्रभु आनंद के सर आ रही थी, लिहाजा उसने उसे सजाए मौत पाकर फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया। किबरिया ने उस रात उस पार्टी लीडर के अंदर पहुंचकर उस पर तनवीमी अमल किया। उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी कि वह अदालत में जाकर इकबाल जुर्म करेगा और प्रभु आनंद को बाइज्जत बरी कराएगा। वो किबरिया का मामूल और महकूम बन चुका था, इसलिए उसने दूसरे ही दिन अपने वकील को बुलाकर कहा, अभी मजिस्ट्रेट के पास चलो, मैं अपने जुर्म को कबूल करना चाहता हूँ। मैं कातिल हूँ, सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। वो बेचारा प्रभु आनंद मुफ्त में मारा जाएगा, मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है। उसने वकील के सामने 5 लाख रुपए रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी फीस से ज़्यादा रकम दे रहा हूँ, इसलिए कि जब फैसला एक तरफा होगा मुझे सजाए मौत होगी। मैं मर जाऊँगा तो इसके बाद तुम्हें मुझसे कोई रकम नहीं मिलेगी, लिहाजा मैं पहले इसकी अदायगी कर रहा हूँ। उसने कहा, लेकिन आप सोचें तो सही, क्यों ख्वामखा अपनी जान देना चाहते हैं जबकि अदालत फैसला सुना चुकी है। वो अगले महीने की 7 तारीख को फांसी पर चढ़ने वाला है, तो आप उसका किस्सा तमाम हो जाने दें। उसे फांसी पर नहीं चढ़ना चाहिए, उससे पहले उसे सजाए मौत से निजात दिलाओ और मेरे जुर्म का इकबालनामा फौरन तैयार करो। उस मर्डर केस को दोबारा अदालत में पहुंचाया गया। अब फिर से उस मुकदमे की समाअत होने वाली थी। असल मुजरिम के खिलाफ फैसला सुनाया जाने वाला था। दूसरे दिन केशुनाथ नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस, फूलों के हार और मिठाइयाँ लेकर जीना के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी दहलीज पर माथा टिकाते हुए दोनों हाथ जोड़कर जोर जोर से बोलने लगा, जय हो सुहागन देवी की। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से कहना शुरू किया, मेरी माओ, बहनों और भाइयों, आओ यहाँ आओ। देखो कि सुहागन देवी ने कितना बड़ा चमत्कार दिखाया है। 10 बरस से जो मुकदमा चल रहा था, जिसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, जिस मुकदमे को मैं हारने वाला था, उस मुकदमे को सुहागन देवी की कृपा से मैंने जीत लिया। वो एक गाड़ी भरकर मिठाइयाँ लाया था। उसके मुलाजिम पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहे थे। वो जीना के कदमों में आकर बैठ गया था। उसके सामने नोटों से भरा हुआ बैग रखकर कह रहा था, ये पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। देवी, तुमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मेरी एक विनती है कि जूहू के साहिल पर मेरा एक बहुत खूबसूरत बंगला है, मैं उसे तुम्हारे नाम लिख दूँ। तुम वहाँ चलकर रहो। तुम्हारे घर में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और कीमती गाड़ियाँ होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, बल्कि सभी ये चाहेंगे कि हमारी देवी शान और शौकत से ज़िंदगी गुजारती रहे। जीना बचपन से इसी मोहल्ले में रहती आई थी। वहाँ के लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इनकार करने वाली थी। किबरिया ने उसके अंदर ख्यालात पैदा किए कि उसे इनकार नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस मोहल्ले में ही नहीं, मुंबई शहर में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। इस मकसद के लिए उसके पास इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसे जूहू के इस बंगले में ज़रूर जाना चाहिए। उसने सरमायादार केशुनाथ से कहा, मैं कल तक सोचकर जवाब दूंगी। सेठ केशुनाथ ने कहा, सुहागन देवी, मैं कल अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा। तुम अपना ज़रूरी सामान बांध लो। यहाँ तुम्हारे जितने अकीदतमंद और ज़रूरतमंद हैं, वह ज़रूरत के वक्त तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। उसके जाने के बाद वो बूढ़ी औरत आई जिसके बेटे की बिनाई जा चुकी थी। जीना ने उसे 3 लाख रुपए देते हुए कहा, तुम्हें अपने बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए 2 लाख की ज़रूरत थी, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे रही हूँ, जाओ और अपने बेटे का ऑपरेशन कराओ। वो जीना के कदमों में गिर कर रोने लगी। तमाम मोहल्ले पड़ोस वाले उसे अकीदत से देख रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। उस नौजवान लड़की ने आकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, सुहागन देवी की जय हो, तुम सचमुच की देवी हो। मेरे प्रभु आनंद के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे फांसी होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। जो असली कातिल है वह इकबाल जुर्म कर रहा है। ये सब तुम्हारा चमत्कार है देवी। जीना हैरान हो रही थी और खुशी के मारे उसकी आंखें भीग रही थीं। उसका दिल धड़क धड़क कर कह रहा था, ये सब किबरिया ने किया है। वह मुझे सचमुच की देवी बना रहे। हे भगवान, अगर कभी उसने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझसे नाराज़ होकर कहीं दूर चला गया, तो मेरा क्या बनेगा? मैं ऐसे चमत्कार कैसे दिखाया करूंगी? हर तरफ से उसकी वाहवाह हो रही थी। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी उसके सामने सर झुका रहे थे।
उसे फखर से सर उठाकर सीना तानकर रहना चाहिए था, लेकिन वो अपने अंदर सिमटी हुई थी, सहमी हुई थी और अंदेशों में मुब्तला थी कि जाने आइंदा क्या होने वाला है। उसके पास अकीदतमंदों की इतनी भीड़ लगी रहती थी कि उसे आधी रात के बाद ही सोने का मौका मिलता। उस रात वो 9 बजे अपनी जगह से उठते हुए बोली, मेरी माँओं, बहनों और भाइयों, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। उसके बाप ने भी कहा, मेरी बेटी सुबह से रात गए तक आप सबकी सेवा करती रहती है, आप मेहरबानी करके इसके आराम का ख्याल करें। सब उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, बेशक, हमें अपनी देवी के आराम और सुख चैन का ख्याल रखना चाहिए, आप जाकर आराम करें। उसके दरवाजे के बाहर मजमा लगा रहता था, वो वहीं एक ऊंची मसनद पर बैठा करती थी। वो वहां से उठकर मकान के अंदर आई, फिर अपने कमरे में आकर दरवाजे को बंद करके बिस्तर पर लेट गई। बाप ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, बेटी पहले कुछ खा लो, फिर आराम से सो जाना। वो बोली, मैं अभी नहीं खाऊंगी, भूख लगेगी तो खाना गर्म कर लूंगी, आप दरवाज़ा बंद कर लें और खाना खा लें। कोई मिलने आए तो उसे कह दें कि मैं सो रही हूँ, सुबह से पहले नहीं मिल सकूंगी। वो बेचैनी से किब्रिया का इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसके अंदर आकर बोलेगा। उन दिनों किब्रिया की कोई मसरूफियत नहीं थी, जीना ने उसे दीवाना बना रखा था। वो उसी के मुतल्लिक सोचता था और ज़्यादा से ज़्यादा उसी के अंदर रहकर अपना वक्त गुजारता, उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जीना के अंदर जो आग थी उसमें तपिश और गर्मी नहीं थी, अभी ठंडक थी, उसे गरमाने की ज़रूरत थी। किब्रिया ने उसकी सोच में कहा, मैं क्यों ख्वामखा किब्रिया से कतरा रही हूँ, उसकी मोहब्बत को तस्लीम क्यों नहीं कर रही हूँ। हर मर्द किसी न किसी औरत से प्यार करता है, उससे प्यार करते करते सारी ज़िंदगी गुजार देता है। किब्रिया भी ऐसा ही है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए। वो करवट बदल कर खुद से बोली, मैं ये कैसे मान लूँ, मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, मैं हिंदुस्तानी और वो पाकिस्तानी है। हमारे मुल्कों के दरमियान भी नफ़रतें हैं और हमारा धर्म और उनके मज़हब के दरमियान भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दूरी कभी कुर्बत में नहीं बदल सकेगी। दिल से दिल मिल जाए तो कभी दूरी नहीं रहती। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान रही हूँ, इसलिए किब्रिया को भी नाराज़ कर रही हूँ। सुबह से शाम हो गई और अब रात भी हो गई। वो मेरे अंदर ज़रूर आ रहा होगा, मगर मुझसे बोलता नहीं है। वो करवट बदल कर किब्रिया को मुखातिब करने लगी, कहाँ हो तुम, मुझसे बोलते क्यों नहीं? मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे अंदर मौजूद हो। अगर मौजूद ना होते तो तुम्हें कैसे मालूम होता कि केशुनाथ का मसला क्या है, उसे किस तरह मुकदमा जीतना है? तुम्हें कैसे मालूम होता प्रभु आनंद को फांसी होने वाली है और उसे कैसे बचाना है? तुम्हें कैसे मालूम होता कि एक बूढ़ी के अंधे बेटे को आंखें चाहिए और इसके लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है? ये सारी बातें तुम जानते हो, तुमने सारे मसाइल हल किए हैं। किब्रिया खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। वो बोल रही थी, तुमने मेरा मान मर्तबा बढ़ाकर मुझे इंसान से देवी बना दिया। भगवान के लिए बोलो, मुझसे बोलो। नाराज़ होने का मतलब ये तो नहीं कि मुझसे बोलना ही छोड़ दो, प्लीज़ बोलो। किब्रिया आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन को थपकने लगा, उस पर नींद का खुमार तारी करने लगा। नींद के खुमार में उसने देखा किब्रिया दोनों बाजू फैलाए खड़ा है। वो दौड़ती हुई उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसके सीने से लग गई। वो एकदम से चौंक गई, नींद का खुमार धुल गया। उठकर बैठ गई, परेशान होकर सोचने लगी, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे नींद आ रही थी और मैं उसके सीने से जाकर लग गई थी। क्या मेरे अंदर वो छुपा हुआ है? मैं छुप छुप कर उसे चाहने लगी हूँ और बज़ाहिर इनकार करने लगी हूँ। अगरचे वो सीने से नहीं लगी थी, फिर भी धड़कनें सीने के अंदर बुरी तरह शोर मचा रही थी। अनजानी आरजुओं की धूम अब किब्रिया के कुछ कहे बगैर उसके अंदर ये ख्याल पैदा कर रही थी, क्या मेरे दिल में चोर है? मैं चोरी चोरी उसे चाहती हूँ और जुबान से इनकार करती हूँ। ये कैसी दोहरी कैफियत है? फिर उसने सोचा, अगर ऐसे वक्त किब्रिया मेरे अंदर मौजूद होगा तो मेरे चोर जज्बों को जान लेगा। भगवान करे वो इस वक्त मौजूद ना हो। वो फौरन ही लेट गई। उसके ज़हन में ये बात थी कि चुपचाप सो जाना चाहिए, अपने बारे में या उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, वरना ख्वामखा ख्यालात भटकते रहेंगे और दिल बहकता रहेगा। किब्रिया ने उसे ख्याल खानी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। वो रफ्ता रफ्ता गहरी नींद में डूब गई। ख्वाब की दुनिया बड़ी रंगीन भी होती है और बड़ी संगीन भी। अच्छे सुहाने ख्वाब भी आते हैं और डरावने ख्वाब से नींद टूट भी जाती है। उससे डरावने ख्वाब नहीं आ रहे थे, बड़े ही सुहाने ख्वाब थे। किब्रिया उसके करीब आ रहा था, उसके हाथ को थाम रहा था, उसकी हथेली की पुश्त को सहला रहा था। वो अपने अंदर एक अजीब सी सनसनी महसूस कर रही थी। वो परेशान होकर उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे हाथ ना लगाओ, पता नहीं मुझे क्या होने लगता है। कुछ होता है तो होने दो, इसके बाद और बहुत कुछ होने लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जज्बात से निढाल होकर मेरी आगोश में चली आओ। मुझे आगोश में लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि हम कभी एक नहीं हो सकेंगे? जीना, तुम्हारी मालूमात महदूद हैं। तुम नहीं जानती कि एक ऑपरेशन के बाद तुम मुकम्मल औरत बन सकती हो। नहीं, मेरे सामने ऑपरेशन का नाम ना लो। मैं ऐसे मरहले से गुजरना नहीं चाहूँगी। जीना, ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें भी एक आजमाइश से गुजरना है। आज नहीं तो कल, जब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में शिद्दत इख्तियार करेगी तो तुम बेख्तियार ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओगी। वो उसे मना कर रही थी कि उसका हाथ ना पकड़े, मगर वो तो पहुंचे तक पहुंच रहा था, अपनी कुर्बत की आंच दे रहा था।
अपनी सांसों से दहका रहा था। उस पर अजीब सी मदहोशी तारी हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन इनकार करने वाली जुबान को चुप लग गई। फिर वो अचानक ही गुम हो गया। वो एकदम से चौंक कर इधर उधर देखने लगी। जो सांसों के करीब चलाया था वो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। न जाने अचानक कहाँ गुम हो गया था। दिल उसके लिए तड़पने लगा। उसने बेचैनी से पुकारा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? वो जैसे सहरा में भटकने लगी। थोड़ी देर पहले वो गुलशन गुलशन उसके बाजू में महकते हुए खुशबू लुटा रही थी। अब देखते ही देखते किसी वीरान सहरा में पहुंच गई थी। किबरिया उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी सुलगा कर चला गया था। वो चिंगारी अपने वक्त और हालात के साथ शोला बनने वाली थी। वो उसके बाप के दिमाग में आ गया। वो बूढ़ा अपने कमरे में सो रहा था। उसने उसके ख्वाबीदा दिमाग के अंदर कहा, तुम्हारी बेटी की बेहतरी के लिए बहुत कुछ सोचना है। क्या तुम हमेशा इसे सदा सुहागन बनाकर रखना चाहते हो? उसके ख्वाबीदा दिमाग ने कहा, जब वो पैदा हुई तो हमारे खानदान के बुजुर्गों ने कहा, यह कुदरती तौर पर जैसी है इसे वैसी ही रहना चाहिए, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बड़ी भाग्यवान साबित होगी। तुमने अपना मुकद्दर चमकाने के लिए उसे ऐसे ही रहने दिया। अब वो जवान हो गई है। क्या उसे एक भरपूर औरत की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए? तुम ठीक कहते हो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। उसने मुझे बुढ़ापे में बड़ा सुकून और इत्मीनान पहुंचाया है। मैं भी चाहता हूं कि वो एक मुकम्मल औरत की तरह भरपूर जिंदगी गुजारे। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम कुछ ना करो, सिर्फ अपनी बेटी को ऑपरेशन के लिए राजी करो। अगर तुम बाप होकर बेटी से ऐसी बातें नहीं कर सकते तो चंद बूढ़ी खवातीन के जरिए उसे मायल करो। वो उसके दिमाग से भी चलाया। वो चाहता तो जीना पर तनवीमी अमल करके उसे अपनी मामूला बनाकर उसे अपनी हर बात मनवा सकता था, लेकिन वैसा नहीं चाहता था। वैसे उसने ये सोच रखा था कि अगर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि वाकई ऑपरेशन हो सकता है, उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ सकती है, तो फिर वो उस पर तनवीमी अमल करेगा, उसे ऑपरेशन के मरहले तक पहुंचाएगा। किबरिया नहीं जानता था कि जीना जैसी अजूबा के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और डॉक्टर उसे कैसा मशवरा देंगे। पहले उसे खुद ही इस सिलसिले में मालूमात हासिल करनी थी। बेहतर यही होता कि वो अपने बुजुर्गों से मशवरे लेता। वो मुझसे भी इस मामले में गुफ्तगू कर सकता था, मगर बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करते वक्त हिचकिचाहट होती। लिहाजा उसने जनाब अली असदुल्ला तब्रेज़ी से रब्ता किया। उसने उन्हें सलाम करने के बाद कहा, मैं आपसे एक अहम मशवरा लेने आया हूँ। बोलो बेटे, मैं सुन रहा हूँ। उसने उन्हें जीना के तमाम हालात बताए। वह तवज्जो से सुनते रहे, फिर बोले, खुद हमारे इदारे में दो बहुत ही तजुर्बाकार डॉक्टर और सर्जन मौजूद हैं। वो कामयाबी से ऑपरेशन कर सकती हैं, लेकिन वो कहते कहते रुक गए। किबरिया के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। उसने पूछा, क्या कोई कबाहत है? हाँ, वो एक अच्छे साफ सुथरे जहन वाली लड़की है। बचपन से अब तक पाकीज़ा रहने के बायस उसके अंदर एक रूहानी कुव्वत पैदा हो चुकी है। वो कुव्वत छुपी हुई है, जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन उसी कुव्वत ने तुम्हें उसके पास पहुंचाया है और वो तुम्हारे ज़रिए ऐसे मसाइल हल कर रही है जिन्हें कोई आम इंसान हल नहीं कर सकता। तुम उसके करीब हो, तुमने देखा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। बेशक वो यही देख रहा था कि एक शख्स प्रभुनाथ को सजाए मौत हो चुकी थी, लेकिन अब वो मौत टल रही थी। वो बाइज्जत बरी होने वाला था। इसी तरह केशुनाथ भी हारने वाला मुकदमा जीत चुका था। अगरचे ये सब किबरिया की ख्याल ख्वानी के जरिए हो रहा था, लेकिन जनाब तब्रेज़ी के बयान के मुताबिक किबरिया की टेलीपैथी के पीछे जीना की भी रूहानी कुव्वत छुपी हुई थी। जनाब अली असदुल्ला तब्रेज़ी के बयान ने जीना को पहले से ज़्यादा पुरस्कार और पेचीदा बना दिया और ये कहकर उसकी अहमियत बढ़ा दी थी कि उसके अंदर रूहानी कुव्वतें छुपी हुई हैं जो रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर होने वाली हैं। ज़ाहिर होने से पहले वो किबरिया की टेलीपैथी का सहारा ले रही है। किबरिया जनाब तब्रेज़ी से गुफ्तगू करने के बाद दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उनकी गुफ्तगू से ये मालूमात हासिल हुई कि जीना को मज़ीद 7 बरसों तक अपनी पैदाइशी पाकीज़गी को बरकरार रखना होगा। इसके लिए लाजमी है कि वो इंसानी आलूदगियों से पाक रहे। इस तरह उसके अंदर की रूहानी कुव्वतें पनपती रहेंगी। दूसरे लफ्ज़ों में किबरिया को 7 बरसों तक कड़ी आजमाइशों से गुजरना था। जीना से दीवानावार मोहब्बत करने और उसके करीब रहने के बावजूद उससे दूर रहना होगा, और मोहब्बत का तकाजा यही था कि जीना की बेहतरी के लिए उसके पास रहकर भी उससे दूर दूर रहना चाहिए। इससे कड़ी आजमाइश और क्या हो सकती थी कि सामने दस्तरख्वान बिछा रहे और बंदा भूखा रहे। दुनिया में कितने ही टेलीपैथी जानने वाले हैं, वो सब अपने अपने मामलात में मसरूफ़ रहते हैं। मैं सिर्फ उनका जिक्र करता हूँ जिनका ताल्लुक मेरी दास्तान से होता है या आइंदा होने वाला है। वीटू और कल्पना फ़िलहाल मेरी दास्तान का हिस्सा हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। वीटू ने बड़ी जहानत और हिकमत अमली से इंडियन टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस के डीजी अर्जुन चोपड़ा पर गालिब आकर रिहाई हासिल की थी। उसे और उसकी महबूबा कल्पना को एक बंगले के तय खाने में कैदी बनाकर रखा गया था। वहाँ उस पर दोबारा तनवीमी अमल करने की ज़रूरत थी। नया डीजी अर्जुन चोपड़ा चाहता था कि नए तनवीमी अमल के ज़रिए वीटू को ज़ाती तौर पर अपना मामूल बना ले। लिहाजा आमिल ने उस पर तनवीमी अमल किया था, लेकिन वीटू ने बड़ी चालाकी से उसके अमल को नाकाम बनाया। फिर उसे और अर्जुन चोपड़ा को गन पॉइंट पर रखकर मजबूर किया कि वो उसे इस कैद खाने से निकाल कर ले जाएं। वीटू ने हुक्म दिया, वहाँ जितनी रकम रखी है उसे बैग में रखकर यहाँ से निकला जाए। बाहर इंटेलिजेंस के दूसरे सुराग रसां ड्यूटी पर थे।
डीजी अर्जुन चोपड़ा ने उन्हें हुक्म दिया कि वो तय खाने में ना आए। वो वहाँ बहुत ज़रूरी मामलात में मसरूफ़ रहेगा, इसलिए कोई सुरागरसा इस तरफ नहीं आ रहा था। उधर अर्जुन चोपड़ा ने हुक्म के मुताबिक एक बैग में नोटों की गड्डियाँ भर दी, फिर इसे उठाकर अपने आमिल के साथ तय खाने से बाहर आ गया। वीटू उन दोनों के दिमाग में था। अगर वो ज़रा भी चालाकी दिखाते तो उनके दिमागों में जलजला पैदा करके उन्हें दिमागी अजियतों में मुब्तला कर सकता था। इससे पहले भी वीटू ने यही किया था। वो इतनी तकलीफ में मुब्तला थे कि अब तौबा कर रहे थे। कोई चालाकी दिखाना नहीं चाहते थे, लिहाजा वो बाहर आकर एक कमरे में बैठ गए। डीजी अर्जुन चोपड़ा स्टीयरिंग सीट पर था, आमिल उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। पिछली सीट पर कल्पना और वीटू मार्क्स थे। अर्जुन चोपड़ा ने अपने एक खास सुरागरसा से कहा, मैं वीटू को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करूँ, ये बात राज में रहेगी। दूसरों को यही मालूम होना चाहिए कि हमने वीटू को इसी बंगले में कैद कर रखा है। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो गया। कल्पना ने वीटू से पूछा, हम यहाँ से निकल तो गए हैं, लेकिन कहाँ पनाह लेंगे? वीटू ने पहले तो सोचा था कि इस शहर से कहीं दूर चला जाएगा, किसी होटल में या किसी किराए के मकान में रहेगा, लेकिन उसके साथ मजबूरी ये थी कि हिंदी ज़ुबान अच्छी तरह जानने, समझने और बोलने के बावजूद उसका लहजा अमरीकी था। गुफ्तगू से पहचान लिया जाता कि वो हिंदुस्तानी नहीं। इस कमज़ोरी के बायस वह फिर गिरफ्तार हो सकता था। उसने कुछ देर सोचने के बाद ख्याल ख्वानी के जरिए कल्पना से कहा, हम किसी होटल में या किसी किराए के मकान में नहीं जाएंगे, मैं अभी कोई और इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर उसने एक जगह अर्जुन चोपड़ा को गाड़ी रोकने को हुक्म दिया। जब गाड़ी रुक गई तो उसने आमिल से कहा, तुम यहाँ उतर जाओ और सीधा अपने घर जाओ। याद रखो, मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहूँगा। अगर तुमने किसी से भी ये कहा कि मैं कैद खाने से निकल चुका हूँ, डीजी अर्जुन चोपड़ा को यरगमाल बनाकर ले जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे दिमाग में जलजले पैदा करके तुम्हें ज़हनी मरीज बना दूंगा, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। आमिल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ कभी अपने साये से भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वीटू ने कहा, चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। गाड़ी आगे बढ़ गई। आमिल पीछे रह गया। उसने सचमुच तौबा की थी और कान पकड़े थे कि वीटू के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वीटू ने फैसला कर लिया था कि किसी जगह पहुंचकर इत्मीनान हासिल करने के बाद आमिल और अर्जुन चोपड़ा को अपना मामूल बना लेगा। अर्जुन चोपड़ा ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन जल्द ही कोई फैसला करो। हमारे आला अफसरान को ये मालूम हो सकता है कि मैं तुम्हें इस कैद खाने से निकाल कर किसी दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, लिहाजा मुझसे तरह तरह के सवालात किए जाएंगे। ये बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मेरे फरार होने के बाद तुम्हारा ज़बरदस्त मुहासबा किया जाएगा, लिहाजा तुम मुझे अपने बंगले में ले चलो। वो परेशान होकर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बंगले में जाने के बाद क्या महफूज रह सकोगे? तुम बिल्कुल तनहा रहते हो। वहाँ तुम्हारी खिदमत के लिए एक ही मुलाजिम है। तुम अभी उसे फ़ोन करके कहो कि वो छुट्टी कर ले। जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम उसे बुला लोगे। इस तरह तुम्हारा वो बंगला बिल्कुल खाली हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदार इस शहर में नहीं रहते हैं। कल्पना ने कहा, लेकिन मार्क्स, इसके रिश्तेदार किसी वक्त इससे मिलने के लिए वहाँ आ सकती हैं। उसने कहा, यह अर्जुन चोपड़ा इतना बदमजाज और गुस्सावर है कि कोई दूर का रिश्तेदार इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, ना ही कोई इसके घर आता है। फिलहाल वो बंगला हमारे लिए महफूज रहेगा। वो बोली, अच्छी तरह समझ लो, कोई गड़बड़ ना हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। हम हमेशा वहाँ नहीं रहेंगे। उस बंगले में रहकर इत्मीनान से प्लानिंग करेंगे कि आइंदा हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। डीजी अर्जुन चोपड़ा ने वीटू के हुक्म के मुताबिक अपने मुलाजिम को फ़ोन पर हुक्म दिया कि वह बंगले से चला जाए और 1 हफ्ते की छुट्टी करे। जब उस बंगले में पहुंचे तो वहाँ मुलाजिम नहीं था, बंगला खाली था। उसने वहाँ पहुंचकर बंगले के तमाम हिस्सों को अंदर से अच्छी तरह चेक किया। खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे। फिर उसने कल्पना से कहा, बेहतरीन कॉफ़ी पिलाओ, उस वक्त तक मैं अहम मालूमात हासिल कर रहा हूँ। वो ख्याल ख्वानी के जरिए इंडियन इंटेलिजेंस के सुराग रसानों और आला अफसरान के दिमागों में पहुंचने लगा। पता चला अभी किसी को ये इतला नहीं मिली कि अर्जुन चोपड़ा कैदी वीटू को इस खुफिया बंगले से निकालकर किसी दूसरी जगह ले गया है। उसे इत्मीनान हुआ कि उसे फ़ौरन ही तलाश नहीं किया जाएगा। उसने अर्जुन चोपड़ा को हुक्म दिया, बेड पर लेटकर अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो। वह हाथ जोड़कर बोला, तुम मुझ पर तनवीमी अमल करोगे, मुझे अपना मामूल बनाओगे? प्लीज़ ऐसा ना करो, मैं कसम खाकर कहता हूँ, तनवीमी अमल के बगैर ही मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। तुम्हारी दहशत तो यूं भी मेरे अंदर रहेगी कि तुम किसी वक्त भी ख्याल ख्वानी के जरिए मेरे दिमाग को फोड़ा बना सकते हो। ज़्यादा बातें ना करो, जो कह रहा हूँ उस पर फ़ौरन अमल करो। वो चुपचाप चारों शाने चित्त बिस्तर पर आकर लेट गया। इससे पहले वो बहस करने का नतीजा भुगत चुका था। वीटू ने उसके अंदर जलजला पैदा करके उसके दिमाग को बिल्कुल ही कमज़ोर बना दिया था। उसने लेटने के बाद अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर लीं और ज़हनी तौर पर खुद को वीटू के हवाले कर दिया। वो उस पर तनवीमी अमल करने लगा। बहुत मुख्तसर सा अमल था। उसने सिर्फ ये बात उसके जहन में नक्श की कि वो वीटू का मामूल बनकर उसके तमाम अहकामात की तामील करता रहेगा। इसके बाद उसने हुक्म दिया, अब तुम आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने के बाद बेदार हो जाओगे। कल्पना गरम गरम कॉफ़ी बना कर ले आई। ट्रे को सेंटर टेबल पर रखकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम बहुत दिलेर और गैर मामूली इंसान हो, मेरी बहुत मजबूत मुहाफिज हो। तुम मेरी खातिर पूरी भारत सरकार से लड़ रहे हो।
मैं तुम पर जितना भी फख्र करूं कम है। वो बड़ी मोहब्बत से बोला, तुम भी तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। मैं नहीं जानता कि यहाँ आकर किस तरह तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुम मुझे एक बच्चे का बाप बनाने वाली हो। हम जल्द ही ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारा दुश्मन नहीं होगा। हम सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। उसने कॉफ़ी पीने के बाद उस आमिल की खबर ली जिसने पहले उस पर अमल करके उसे भारत सरकार का मामूल और ताबेदार बनाया था। उसने उस आमिल के पास पहुंचकर उसे भी हुक्म दिया कि वो किसी बहस मुबासे के बगैर अपने बेड पर लेटकर जिस्म को ढीला छोड़ दे। बीटू ने उस पर भी मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल बना लिया। फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही वक्त मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैं समझ गया कि उसने किसी तरह अपने दुश्मनों से निजात हासिल किया और अपने ऊपर किसी से ऐसा अमल कराया है कि हम में से कोई उसके अंदर जाकर उसके ख्यालात ना पढ़ सके। मैंने दूसरी बार उसके अंदर पहुंचना चाहा। इस बार उसने एक मोबाइल नंबर बताया, फिर सांस रोक ली। मैं उसके दिमाग से निकल आया। मैंने उस नंबर पर उससे रब्ता किया। उसने पूछा, हेलो, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, मैं तुम्हारी आज़ादी पर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। आखिर तुमने इंडियन टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस वालों से निजात हासिल कर ली। जी हाँ, मैं अपने खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। आपसे एक इल्तिजा करता हूँ। इल्तिजा ना करो, दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाएं। मैं अपनी मोहब्बत कल्पना की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे कभी दुश्मनी नहीं करूँगा और ना ही कभी आपके खिलाफ कुछ सोचने की कोशिश करूँगा। ये मेरा उसूल रहा है। जब तक कोई मुझसे दुश्मनी नहीं करता, मुझे परेशान नहीं करता, तब तक वह मेरे लिए गैर ज़रूरी होता है। मैं उसे नज़रअंदाज करता रहता हूँ। तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हारे रास्ते से नहीं गुजरूंगा। लेकिन एक बात है। क्या बात है? आप फरमाएं, मुझे हुक्म दें, मैं उस पर अमल करूँगा। तुम जब तक हिंदुस्तान में रहोगे मैं तुमसे बेखबर नहीं रहूँगा, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस वाले अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे जतन से ट्रैप करना चाहेंगे। अगर तुम फिर उनकी गिरफ्त में आओगे तो मेरे लिए ख़तरा बन जाओगे। लिहाजा मैं तुम्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करूँगा। जी हाँ, आप दुरुस्त फरमाती हैं। मैं खुद नहीं जानता कि आइंदा मेरे हालात क्या होंगे। मैं इस मुल्क से निकलकर कहीं दूर किसी गोशे आफियत में रहकर अपनी कल्पना के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँगा। तुम्हारे इरादे नेक हैं, मोहब्बत से भरपूर हैं। कभी किसी बुरे वक्त में मेरी ज़रूरत पेश आए तो ज़रूर मुझे मुखातिब करना। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। मैंने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। वो इत्मीनान की सांस लेकर कल्पना से बोला, एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर से उतर गया। फरहाद साहब ने वादा किया कि वो मुझसे दुश्मनी नहीं करेंगे, कभी मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो वो मेरी मदद भी करेंगे। वो खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कल्पना, तुम बहुत खुश नसीब हो। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस मुल्क से कहीं दूर चले जाएंगे। आधा घंटा गुजर गया। डीजी अर्जुन चोपड़ा तन्वीमी नींद पूरी करके बेदार हुआ। बीटू ने कहा, अब उठकर बैठ जाओ, अभी बहुत से काम पड़े हैं। वो उठकर बिस्तर के सिरे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, मुझे उन सुराग रसानों की तरफ से अंदेशा है जो इस बंगले में थे और जिन्होंने हमें डीजी के साथ आते देखा था। वो अर्जुन चोपड़ा से बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो ये रिपोर्ट नहीं देंगे कि तुम हमें कहीं ले गए हो और तुमने उन्हें ताकीद किया है कि हमें वहाँ से मुंतकिल करने वाली बात किसी को ना बताई जाए? हाँ, वो ये तो कहेंगे और मुझे यही बताना होगा कि तुम मुझे डॉज देकर या ज़ख्मी करके फ़रार हो गए हो। सख्ती से तुम्हारा मुहासबा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि हमें किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की क्या ज़रूरत थी। तुमने आला अफसरान को और हाई कमान को बताए बगैर हमारी जगह क्यों तब्दील करनी चाहिए? हाँ, इसी किस्म के कई सवाल पूछे जाएंगे। मैं परेशान हूँ, उन्हें क्या जवाब दूंगा? जवाब देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं ये किस्सा ही तमाम कर देता हूँ। इस बंगले में तुम्हारे 3 सुराग रसां थे। अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो तुम ये कह सकोगे कि तुम्हें उसी बंगले के तह खाने में छोड़कर आए थे। वो 3 सुराग रसां तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। उनके हलाक होने के बाद यही समझा जाएगा कि मैं उन्हें कत्ल करके कहीं फ़रार हो गया हूँ। वो परेशान होकर बोला, वो हमारे बेहतरीन सुराग रसां हैं, हमारे वफादार हैं। प्लीज़ उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाओ। मैं अपनी बेहतरी और सलामती के लिए जो बेहतर समझता हूँ वो करता हूँ। ये कहकर वो उनमें से एक सुराग रसां के अंदर पहुंच गया। वो तीनों उस बंगले के अंदर थे। वीटू ने वक्त ज़ाया नहीं किया। एक के जरिए दूसरे की आवाज़ें सुनी, फिर बारी बारी उनके दिमागों में जाकर एक दूसरे को मारने और मरने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दिमागी तौर पर हाजिर होकर अर्जुन चोपड़ा से कहा, वहाँ किस्सा तमाम हो चुका है। तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। कोई तुम्हारे खिलाफ ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे अपने साथ उस बंगले से बाहर ले गए थे। वो बोला, बेशक अब मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त तुम फरार हुए और उन तीनों को कत्ल किया, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। उसे बहुत पहले वहाँ से जा चुका था। तो फिर जो बोल रहे हो वो करो, वक्त ज़ाया ना करो। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मेरा मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास है, मुझे दो। अब ये मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं इस फ़ोन के ज़रिए फ़रहाद से रब्ता कर चुका हूँ। तुम्हारे दूसरे अफसरान से भी मैं इसी फ़ोन से रब्ता करूँगा।
तुम ये बयान दोगे कि अपना मोबाइल फ़ोन उस बंगले में छोड़ आए थे और मैं इसे ले गया हूँ। उसने दूसरे फ़ोन के ज़रिए इंटेलिजेंस के एक चीफ से रब्ता किया, फिर कहा, बड़ी देर से इस खुफिया बंगले में फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन कोई रिसीवर नहीं उठा रहा है। आप मालूम करें बात क्या है, वहाँ कोई हाजिर क्यों नहीं है। फिर वो सब मालूमात हासिल करने लगे। 1 घंटे के अंदर हलचल सी पैदा हो गई। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले फ़ोन खड़काने लगे, एक दूसरे से रब्ता करके बताने लगे वीटू उनकी कैद से 300 रसानों को कत्ल करने के बाद फरार हो गया है। भारतीय काबरीन और आर्मी के आला अफसरान गुस्से से तिलमिलाने लगे। टेलीपैथी को एटम बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक हथियार समझा जाता है। वो हथियार उनके हाथ से निकल गया था। फ़ौरन ही तमाम अकाबरीन का इजलास तलब किया गया। उस इजलास में ये तशवीश जाहिर की गई कि वीटू उनसे निजात हासिल करने के बाद सीधा अमरीकी अकाबरीन से रब्ता करके बताएगा कि किस तरह इंडियन आर्मी और टॉप सीक्रेट सर्विस वालों ने उसे कैदी बनाकर रखा था। उसे तनवीमी अमल के जरिए मामूल बनाकर इंडियन टेलीपैथी जानने वाला जाहिर कर रहे थे। एक इंडियन मिनिस्टर ने कहा, हमारी खारजा पॉलिसी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमरीकी अकाबरीन हम पर एतमाद नहीं करेंगे। हम पहले भी उनके एतमाद को ठेस पहुंचा चुके हैं। वो फरार हो चुका है लेकिन हमसे रब्ता ज़रूर करेगा। हमें यह तय करना चाहिए कि उसके साथ हमारा रवैया कैसा होगा। क्या हम उससे कोई समझौता करेंगे? वो समझौते पर राज़ी होगा तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। अमरीकी अकाबरीन तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि हमने उसे कैदी बनाकर रखा था। वो हमारे खिलाफ बयान नहीं देगा। V2 ख्याल ख्वानी के जरिए उन तमाम अकाबरीन और आर्मी के तमाम आला अफसरान की गुफ्तगू सुन रहा था। उन्हें तवक्को थी कि वह फरार होने के बाद उनसे ज़रूर रब्ता करेगा। लिहाजा उनकी तवक्को के मुताबिक उसने अर्जुन चोपड़ा के मोबाइल फ़ोन के जरिए उससे रब्ता किया। हेलो, मैं V2 बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे तरनीवाला समझकर चबाए बगैर निकल जाना चाहा, मगर अब मैं हड्डी की तरह तुम्हारे गले में अटक गया हूँ। एक आला अफसर ने कहा, तुम अब हमें ताने दोगे और बहुत कुछ कहोगे। ये हक बजानिब होगा क्योंकि हमने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। ये तो तुम जानते ही हो, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। सियासी मामलात में कभी दोस्ती होती है, कभी दुश्मनी, और जिससे दुश्मनी होती है हालात से मजबूर होकर उससे दोस्ती भी कर ली जाती है। एक मिनिस्टर ने कहा, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने हालात से मजबूर होकर या किसी भी मजबूरी के तहत हमसे समझौता करो। कोई मजबूरी ना सही, अपनी और कल्पना की बेहतरी के लिए हमसे दोस्ती कर लो। तुम्हारी नज़रों में मेरी और कल्पना की बेहतरी किस में है? क्या तुमसे दोस्ती करने में है? बेशक, हम कल्पना की राजपूत बरादरी को समझाएंगे। वो इसकी शादी तुमसे करने में कोई एतराज़ ना करेंगे। तुम यहाँ दामाद की हैसियत से रहोगे। तुम्हें यहाँ की शहरियत हासिल होगी। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले कभी तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक और मिनिस्टर ने कहा, ज़रा गौर करो और अपने हालात को समझो। तुम्हें किसी से छुपकर यहाँ चोरों की तरह नहीं रहना होगा। हमेशा अंदेशे में मुब्तला नहीं रहोगे कि कोई तुम्हें गिरफ्तार करने और कत्ल करने आएगा। वीटू ने पूछा, अगर गिरफ्तार करने आएगा तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूँगा? तुम्हारी टॉप सीक्रेट सर्विस वालों ने मुझे अचानक चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार किया। मैं अपना बचाव ना कर सका, कहीं फरार ना हो सका। क्या तुम ये समझते हो कि मैं बार बार ऐसी ही हमाकतें करूँगा? आइंदा हम तुम्हें कैदी और मामूल नहीं बनाएंगे। तुम किसी तरह की भी ज़मानत हमसे ले सकते हो। तुम बताओ कि हम तुम्हें अपनी सच्चाई का कैसे यकीन दिलाएं? जो सच्चे होते हैं उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारी नज़रों में आऊँगा। तुम मुझे कभी आज़ाद नहीं रहने दोगे। फिर गिरफ्तार करके अपना उल्लू सीधा करते रहोगे। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। उसने एक बटन दबाकर इसे कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आर्मी के काला अफसर ने कहा, मिस्टर अर्जुन चोपड़ा, वीटू ने अभी हमसे राब्ता किया था। हमारे CLI में तुम्हारा मोबाइल नंबर पढ़ा जा रहा था। तुम्हारा फ़ोन उसके पास कैसे पहुंच गया? वीटू ने कहा, अब ये फ़ोन मेरे पास है। मैं उस तय खाने से फ़रार हो रहा था तो ये मोबाइल फ़ोन दिखाई दिया। मैं इसे लेकर चला आया हूँ। अगर ये तुम्हारे DG अर्जुन चोपड़ा का है तो समझो अब ये मेरे पास रहेगा। उसने फिर राब्ता ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। DG अर्जुन चोपड़ा ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, मैं अर्जुन चोपड़ा बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आर्मी के एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर चोपड़ा, वो टेलीपैथी जाने वाला वीटू तुम्हारी निगरानी में था। तुमने उसे तय खाने में रखा हुआ था, फिर वो फरार कैसे हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ? अब से 2 घंटे पहले मैं वहाँ था। वो तय खाने में सो रहा था। कभी सोचा भी नहीं जा सकता था उसने अंदर ही अंदर कैसी प्लानिंग की है। हमें धोखा दे रहा है। ये कि मेरे जाते ही वहाँ से फरार होने का रास्ता हमवार कर लेगा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि उसके फरार होने से कितना बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है? मैं जानता हूँ। वह फिर अपने अमरीकी अकाबरीन से राब्ता करेगा। उनसे शिकायत करेगा कि हमने उसके साथ कैसी कैसी ज़्यादतियाँ की हैं। हमने एक टेलीपैथी जाने वाले को उनसे छीन लिया था। वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। क्या उसने तुमसे राब्ता किया है? नहीं, उसने मुझसे ना तो फ़ोन के ज़रिए राब्ता किया है, ना ही मेरे दिमाग में है। अगर आएगा तो मैं सांस रोककर उसे भगा दूंगा। वीटू उसकी बातें सुन रहा था। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने अकाबरीन से थोड़ी देर तक गुफ्तगू करने के बाद राब्ता ख़त्म कर दिया। आर्मी के आला अफसरान ने उसे हेडक्वार्टर में तलब किया था।
उसने वीटू से पूछा, क्या मुझे जाना चाहिए? ज़रूर जाना चाहिए। तुम मेरे मामूल हो, मेरे खिलाफ कोई हरकत नहीं करोगे, और करोगे तो जान से जाओगे। वो वहाँ से जाने लगा तो वीटू ने कहा, बाहर से दरवाज़ा लॉक करके जाओ, हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे अंदर से खोल लेंगे। वो बाहर से दरवाजे को लॉक करके चला गया। कल्पना बहुत परेशान थी। उसने कहा, मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा, डर लग रहा है, ये कमबख्त हेडक्वार्टर जाकर हमारे खिलाफ कुछ कह ना दे। तुम नहीं जानती कि तनवीमी अमल के बाद जो मामूल बन जाते हैं वो फिर अपने आमिल के खिलाफ किसी से कुछ नहीं बोलते। उनके दिमाग में हमारे खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं उभरती। तुम मुतमईन रहो। वो उसके साथ एक सोफे पर बैठते हुए बोला, अब मैं अपने अकाबरीन से रब्ता कर रहा हूँ, उनसे कुछ ज़रूरी बातें करूँगा। तुम तन्हाई महसूस करोगी। कोई बात नहीं, तुम ख्याल ख्वानी करते रहोगे, मैं तुम्हारी सूरत देखती रहूँगी। सूरत ज़रूर देखो, लेकिन कुछ खाने पीने की भी फ़िक्र करो। अब तुम्हें यहाँ रहकर कुछ पकाना होगा, हम इस बंगले से बाहर नहीं जाएंगे। वो किचन की तरफ चली गई। ये ख्याल ख्वानी के ज़रिए अमेरिकन आर्मी के काला अफसर के अंदर पहुँच गया। वो सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। उसने खुद ही उसे मुखातिब किया, हेलो, मैं वीटू बोल रहा हूँ। उसने चौंक कर पूछा, कौन? वीटू मार्क्स? क्या हमारा टेलीपैथी जाने वाला? हाँ, मैं वही हूँ जो इंडिया में जाकर गुम हो गया था। तुम दूसरे तमाम अकाबरीन को इन्फॉर्म करो कि मैं वापस आ गया हूँ। एक इजलास तलब करो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे रब्ता करूँगा। वो उसके दिमाग से वापस आकर फिर डीजी अर्जुन चोपड़ा के अंदर पहुँच गया। ये इत्मीनान करना चाहता था कि वाकई वो उसका मामूल बन चुका है और उसे धोखा नहीं दे रहे। वो हेडक्वार्टर पहुँचने के बाद आर्मी अफसरान से गुफ्तगू कर रहा था। वीटू तकरीबन आधे घंटे तक उसके अंदर रहा। ये इत्मीनान हासिल करता रहा कि वो वाकई उसका मामूल बन चुका है। वह फिर उस आर्मी अफसर के दिमाग में पहुंच गया। वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में दूसरे काबरीन के साथ बैठा हुआ था। वीटू ने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं आपका टेलीपैथी जाने वाला वीटू मार्क्स इस आला अफसर की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। सबने चौंक कर उस आला अफसर को देखा, फिर अपनी अपनी नशिस्तों पर संभल कर बैठ गए। एक आला हाकिम ने पूछा, हम कैसे यकीन करें कि तुम वीटू हो? अगर हो तो बताओ, तुम अब तक कहाँ थे? तुमने हमसे रब्ता क्यों नहीं किया? मैं बहुत मजबूर हो गया था। दुश्मनों ने मुझे बड़ी चालाकी से घेर कर अपना कैदी बनाया, फिर मुझ पर तनवीमी अमल करने के बाद मुझे अपना मामूल बना लिया। वो दुश्मन कौन है जिन्होंने तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हें हमसे दूर कर दिया था? वो बताने लगा कि किस तरह इंडियन टॉप सीक्रेट सर्विस के डीजी ने उसे ट्रैप किया, अपना गुलाम बनाया और किस तरह उससे काम लेता रहा। फिर उसने किस तरह मौका पाकर उनसे निजात हासिल की। एक आला अफसर ने पूछा, अब तुम रिहाई पाने के बाद कहाँ हो? किस हाल में हो? क्या तुम्हें इत्मीनान है कि अब वो तुम्हें ट्रैप नहीं कर पाएंगे? फिलहाल तो मैं एक महफूज पनाहगाह में हूँ, लेकिन यहाँ से भी निकल जाना चाहता हूँ। भारतीय हुक्मरानों ने हमसे बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो क़यामत तक याद रखेंगे। फिलहाल हम तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना चाहते हैं। बोलो, तुम कहाँ हो? आप मेरी फ़िक्र न करें, मैं अपनी हिफाजत खुद करना जानता हूँ। ऐसी नादानी की बातें ना करो। तुम वहाँ दुश्मनों के मुल्क में हो, कदम कदम पर उनके इंटेलिजेंस और पुलिस वाले हैं। फिर ये कि तुम उनकी ज़ुबान और तहज़ीब जानते हो, लेकिन तुम्हारा लहजा अमरीकी है। तुम बआसानी पकड़े जाओगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे रास्ते में कैसी कैसी दुश्वारियाँ पेश आएंगी, लेकिन मैं इस मुल्क से निकलने के लिए आपकी इमदाद कबूल नहीं करूँगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम अमरीकी नहीं हो? तुम्हें अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत नहीं है? मुझे अपने वतन से और अपनी कौम से मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपसे रब्ता किया है। मैं अपनी आखिरी सांसों तक टेलीपैथी के ज़रिए अपने वतन के लिए काम करता रहूँगा। जब तुम्हें हमसे इतनी मोहब्बत है तो हम पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? मुझे अफ़सोस है, जब मैं इस मुल्क से निकलकर आपकी मदद से किसी दूसरे मुल्क में पहुंचूंगा तो वहां आप लोग मुझे हिरासत में ले लेंगे। फिर वही करेंगे जो भारतीय सरकार ने मेरे साथ किया। हम टेलीपैथी जाने वालों के साथ यही मुसीबत है कि हम किसी के नहीं होते और ना ही कोई हमारा सच्चा दोस्त हो सकता है। थोड़ी देर के लिए सभी को चुप लग गई। वीटू ने कहा, आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं बुरा होने के बावजूद मुहब्बे वतन हूँ। आप लोगों को सिर्फ ये खबर देने आया हूँ कि भारतीय सरकार पर कभी भरोसा ना किया जाए, ना ही टेलीपैथी जाने वालों के जरिए उनकी मदद की जाए। मैं अभी जा रहा हूँ। आप हजरात आइंदा मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा। वो वहाँ से चला गया। इस इजलास में दूसरे अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले भी मौजूद थे। उनके अकाबरी ने कहा, अब हमें भारतीय हुक्मरानों का मुहासबा करना होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। एक टेलीपैथी जानने वाले ने कहा, मैंने आप लोगों को इतला दी थी कि भारतीय मजीद एटम बम बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह रूस से यूरेनियम हासिल कर रहे हैं। ये यूरेनियम आज रात की फ़्लाइट से भारत पहुंचाई जा रही है। एक आला अफसर ने कहा, उसे वहां पहुंचने ना दो, पहुंचाने वालों से छीन लो या उसे तबाह कर दो। दूसरे टेलीपैथी जाने वाले ने कहा, मैंने आपको इतला दी थी कि भारत का एक साइंसदान एक अहम मिशन पर इसराइल जा रहा है। वो दिल्ली में और शाम की एक फ़्लाइट से जाने वाला है। एक और आला अफसर ने हुक्म दिया, उस साइंसदान को अगवा करो, उसे किसी खुफिया जगह ले जाकर अपना कैदी बना लो। उसी शाम भारतीय इंटेलिजेंस वालों ने अपने अकाबरीन और आर्मी अफसरान को इतला दी, हमारा मशहूर मारूफ साइंसदान कहीं गुम हो गया। उसकी गुमशुदगी ने तमाम हुक्मरानों को परेशान कर दिया। पुलिस, इंटेलिजेंस और आर्मी अपने अपने ज़राए के मुताबिक उसे तलाश करने लगी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अमरीकी आर्मी के एक आला अफसर ने भारतीय काबरीन से रब्ता किया, फिर कहा, तुम लोग ख्वामख्वाह उस साइंसदान को तलाश कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा।
उन्होंने पूछा, क्यों नहीं मिलेगा? तुम उसके मुतालिक क्या जानते हो? मैं इतना जानता हूँ कि जिस तरह हमारा टेलीपैथी जाने वाला वीटू तुम्हारी सरजमीन से अचानक गायब हो गया था, उसी तरह वो तुम्हारा साइंसदान भी गायब हो चुका है। इसके बाद भी तुम्हें बड़े बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे। इंतजार करो। तुम हमसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा है? वीटू मार्क्स ने हमें तुम्हारी कमीनगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब ख्वामखा अनजान न बनो। हम नहीं मानते कि वीटू ने हमारे खिलाफ कोई शिकायत की है। अगर की है तो वो वीटू नहीं होगा। तुम सब जानते हो कि फरहाद अली तैमूर हमारा दुश्मन है। उसने वीटू मार्क्स बनकर तुम्हारे कान भरे होंगे। हम नादान नहीं हैं जो फरहाद के बहकाने से बहक जाएंगे। क्या तुम लोगों ने वीटू को राजदारी से गिरफ्तार करके उसे अपना मामूल नहीं बनाया? हमने हरगिज ऐसा नहीं किया था। तुम ख्वाम पर शुबा कर रहे हो। अगर हम शुबा कर रहे हैं तो तुम्हारे मुल्क में एक टेलीपैथी जाने वाला कहाँ से पैदा हो गया? हम पहले ही बता चुके हैं कि टेलीपैथी जाने वाला हिंदुस्तानी है। पैदाइशी तौर पर हिंदू है वो तुम्हारा वीटू मार्क्स नहीं है। ठीक है, अगर वो वीटू नहीं है तो उसे कहो कि हमारे दिमाग में आकर बोले, हमसे बातें करे। तुम हमारी बातों का यकीन नहीं कर रहे हो। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे ये हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला गूंगा है, बोल नहीं सकता। तुम ऐसी मज़ाक़खेज़ बातें कर रहे हो जिससे सुनकर सारी दुनिया हंसेगी। दुनिया हंसती है तो हंसने दो। जो सच है वो हम कह रहे हैं। आज तक कभी ये देखा गया ना सुना गया कि किसी गूंगे ने ख्याल ख्वानी की हो। तुम यकीन करो या ना करो, ख्याल ख्वानी सीखने के दौरान वो गूंगा नहीं था। सीखने के बाद भी तकरीबन 1 बरस बोलता रहा, लेकिन अचानक एक हादसे में वो कुव्वत गोवियाई से महरूम हो चुका है। इसका मतलब है ना ही वो कभी बोलेगा, ना ही कभी हमारे दिमाग में आएगा, ना ही अपनी आवाज़ सुनाकर ये साबित करेगा कि इंडिया में भी एक टेलीपैथी जानने वाला वाकई पैदा हो चुका है। बेशक ये टेलीपैथी जानने वाला हिंदुस्तानी है, हमें उस पर फ़ख्र है। हम बड़ी राजदारी से उसका इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि बाकायदा इलाज के बाद शायद ये बोलने लगे। जब ऐसा होगा तो ये सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में आएगा। आधी रात के बाद अमरीकी अफसर ने उन अकाबरीन को इतला दी, तुम्हारा वो जहाज़ जो यूरेनियम लेकर आ रहा था वो तबाह हो चुका है। आइंदा हम इसी तरह रफ्ता रफ्ता तुम्हारे एटमी प्रोग्राम को तबाह कर देंगे। तुम्हारे साइंसदानों को जिंदा सलामत नहीं रहने देंगे। भारतीय अकाबरीन परेशान हो गए। इंडियन आर्मी के एक आला अफसर ने कहा, तुम लोग किसी सबूत और गवाह के बगैर हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हो। हमारे खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। सबूत और गवाह के तौर पर एक वीटू ही काफ़ी है। उसके साथ तुम लोगों ने जैसा सलूक किया उसके नतीजे में वो हमारे सामने पेश हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ बयान देने के लिए आलमी अदालत तक जा सकता है। इंडियन आर्मी के अफसर ने कहा, दुनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला ना तुम्हारे सामने पेश हो सकता है, ना अदालत में जाकर कोई बयान दे सकता है। सब ही छुपते फिरते हैं, क्योंकि नज़रों में आने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके अपना मामूल बना लिया जाता है। एक भारतीय हाकिम ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं। तुम हमारी बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे साथ पेश होने वाला वीटू नहीं था। हमारा असली दुश्मन फरहाद अली तैमूर वीटू बनकर तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे। यही बात हम आलमी अदालत में कहेंगे तो तुम सबूत और गवाह के तौर पर वीटू को आलमी अदालत में पेश नहीं कर सकोगे। उनकी ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त थी कि दुनिया के किसी टेलीपैथी जानने वाले को कहीं किसी के सामने पेश नहीं किया जा सकता। वो हमेशा ख्याल ख्वानी के जरिए ही रब्ता करते हैं। फिर भारतीय हुक्मरान ये कहकर शुबा पैदा कर रहे थे कि उनसे रब्ता करने वाला वीटू नहीं था, मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। वीटू भी ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा था कि वो उस पर शुबा कर सकते थे। वो खुद को मुहिब वतन कह रहा था, लेकिन अपने अकाबरीन के सामने पेश नहीं हो रहा था। अमरीकी अकाबरीन यह दावा नहीं कर सकते थे कि भारतीय हुक्मरानों ने उनके एक टेलीपैथी जानने वाले पर जुल्म किया है और उसे कहीं गायब कर दिया है। किसी ठोस सबूत के बगैर वो भारतीय हुक्मरानों पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते थे। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साइंसदान को वापस करें, और जब यह साबित हो जाएगा कि तुमने वीटू को अपना गुलाम नहीं बनाया था और हमें धोखा नहीं दिया था, तो जो यूरेनियम तुम्हारा तबाह हुआ है हम उसकी भी तलाफ़ी करेंगे। एक और आर्मी अफसर ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि पहले की तरह हमारे सफारती ताल्लुकात मजबूत रहें और हम बेहतरीन दोस्तों की तरह हमेशा एक दूसरे के काम आते रहें, तो हमारी एक बात मान लो। एक भारतीय हाकिम ने कहा, हम तुम्हारा खोया हुआ एतमाद हासिल करने के लिए कोई भी बात मान लेंगे, बोल लो क्या चाहते हो। तुम्हारे देश में जो तुम्हारा हिंदू टेलीपैथी जानने वाला है उसे हमारे दिमाग में आकर कोई ऐसा सबूत पेश करने को कहो जिससे हमें यकीन हो जाए कि वाकई तुम्हारे पास अपना कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद है। उन्होंने ढिठाई से कहा, हमारे पास है, अभी उसका इलाज हो रहा है। जब वो बोलने के काबिल हो जाएगा तो ज़रूर आपके दिमागों में आकर बोलेगा और ये साबित करेगा कि हम सच बोल रहे हैं और हमने वीटू को ना अगवा किया और ना उसे गुलाम बनाया और ना ही उसे कहीं गायब किया। ठीक है, इलाज में महीने 2 महीने लगेंगे, साल 2 साल तो नहीं लगेंगे। हम उसके बोलने का इंतज़ार करेंगे। तमाम अकाबरीन सर जोड़कर बैठ गए। फिक्रमंदी से सोचने लगे कि अमेरिका का एतमाद दोबारा किस तरह हासिल किया जाए। वीटू ने उनके खिलाफ शिकायत करके उनके लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए थे। उनका साइंसदान उन्हें वापस मिल रहा था, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा नुकसानात उठाने वाले थे। एक भारतीय मिनिस्टर ने कहा, हमने उनसे झूठ बोला है, ये कहकर धोखा दिया है कि हमारा अपना एक टेलीपैथी जाने वाला है। अब इस बात को सच साबित करना होगा। फिलहाल तो हमने ये झूठ बोलकर उन्हें टाल दिया है, लेकिन ये मुसीबत कब तक टलती रहेगी। एक आर्मी अफसर ने कहा, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए एक ही रास्ता रह गया है, वो ये कि हम फिर किसी तरह वीटू को ट्रैप कर लें, उसे पूरे हिंदुस्तान में तलाश करें
वो अभी हमारे मुल्क में है, बाहर नहीं गया। अभी वो हमारी गिरफ्त में आ सकता है। उनके मिनिस्टर ने तायद की, बेशक वीटू अभी दिल्ली शहर में ही होगा। इससे शहर की नाकाबंदी करके उसके फरार होने का रास्ता रोका जा सकता है। वीटू की फिर शामत आ गई। भारतीय पुलिस, इंटेलिजेंस और आर्मी वाले पूरी शद्दमत से उसे तलाश करने लगे। अनीता और फरमान हरिपुर के एक होटल में थे। चंडाल जोगिया के पुलिस अफसर और चंद सिपाहियों के दिमागों में रहकर उनकी निगरानी कर रहा था। अपने बेटे हंसराज जोगिया का इंतजार कर रहा था। हंसराज जोगिया का पहला जिस्म मर चुका था। इस जिस्म की मौत के बाद उसकी आत्मा इंटेलिजेंस के चीफ रंजीत वर्मा के जिस्म में दाखिल हो गई। इसलिए अब वो रंजीत वर्मा की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा था। इस वक्त एक कार में बैठकर हरिपुर की तरफ आ रहा था। चंडाल ने उसे कहा, तू बहुत ही निकम्मा है। मैंने तुझे कहा था जल्द से जल्द हरिपुर पहुंचना चाहिए, लेकिन तू अपने साथ लाजवंती को ले आया। पहले उसकी जवानी से खेलना चाहता था, फिर मेरा काम करना चाहता था। पिताजी, अगर आप मेरा साथ देते, लाजवंती के दिमाग में घुसकर उसको मेरे लिए राजी कर लेते, तो आपका क्या बिगड़ जाता? मैं जरा मौज मस्ती कर लेता। मौज मस्ती के बच्चे, अगर मैं वक्त पर ना आता तो वो रिवॉल्वर वाले तुझे ठिकाने लगा चुके होते। मुझे मौत से क्या डरना है? मैं जब भी मरूंगा तो आप मेरी आत्मा को किसी और शरीर में पहुंचा दिया करेंगे। बकवास मत कर, तुझे अभी रंजीत वर्मा का शरीर मिला है। तू इंटेलिजेंस का चीफ है, बड़े रौब दबदबे में रहेगा। तेरे जरिए मैं बहुत से काम निकालता रहूंगा। आप तो अपने काले जादू से बड़े बड़े काम निकाल लेते हैं। मेरे इंटेलिजेंस के चीफ होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है। अब यही देख ले, मैं अनीता और अनिल शर्मा को अपने काले जादू से अपने बस में करने के काबिल नहीं हूँ। वो मेरे हाथों से फिसल रहा है। अब तू ही पुलिस वाला बनकर वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकता है और इधर उधर जाने से रोककर अपना कैदी बनाकर रख सकता है। आपने होटल के काउंटर से मालूम किया होगा कि वो वहां कितने घंटे या कितने दिन रहने वाले हैं। उन्होंने वक्त नहीं बताया। वैसे वो आज रात तो जरूर उस होटल में गुजारेंगे, शायद कल वहां से जाना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं उन्हें गिरफ्तार करने के बाद हवालात में ले जाऊं या किसी मकान में कैदी बनाकर रखूं? तुम उसे गिरफ्तार करने के बाद किसी भी मकान में ले जाओगे, वहां वो अनीता के साथ रहेगा। अगर वो चंद घंटे भी वहां रह जाएगा तो मैं उस पर काले अमल के जरिए बहुत कुछ कर सकूंगा। अगर वो सीधी तरह राजी नहीं होगा तो फिर तुम उस पर जबर करोगे और उसे हवालात में ले जाकर बंद करोगे। मैं काले अमल के जरिए हवालात में उससे निमट लूंगा। हरिपुर जाने के रास्ते में एक रेस्ट हाउस पड़ता था। वो गाड़ी को उस तरफ मोड़कर ड्राइविंग करने लगा। चंडाल ने पूछा, ये तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मुझे प्यास लग रही है, यहाँ ठंडा पानी पीऊंगा, चाय पीने के बाद आगे बढ़ूंगा। जब वो उस रेस्ट हाउस में पहुंचा तो पता चला वहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डीजी आया हुआ है। उसने डायरेक्टर के सामने जाकर सलूट किया, फिर पूछा, सर आप अचानक यहाँ आए हैं? मुझे इत्तला देते तो मैं आपको रिसीव करने के लिए पहले से यहाँ मौजूद होता। उसने कहा, मैं अपने तमाम इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, तुम सब अपनी अपनी जगह ड्यूटी पर हो। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बाय द वे, तुम इधर कहाँ चले आए और कहाँ जा रहे हो? वो हिचकिचाते हुए बोला, सर वो बात असल में यह है कि मैं हरिपुर जा रहा हूँ। उसने पूछा, हरिपुर किस लिए जा रहे हो? वहाँ तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। वो बात बनाते हुए बोला, सर आप मुझसे सीनियर हैं, आप तो जानते हैं जहाँ ड्यूटी नहीं होती वहाँ भी अचानक पहुँचना पड़ता है। आप ये सुनकर हैरान होंगे, मैं एक टेलीपैथी जानने वाले को पकड़ने जा रहा हूँ। डीजी ने चौंक कर पूछा, क्या टेलीपैथी जानने वाला? क्या हरिपुर में कोई टेलीपैथी जाने वाला है? सर मुझे बड़े खुफिया जराये से मालूम हुआ है कि एक ख्याल खोनी करने वाला वहां पहुंचा हुआ है। मैं बड़ी राजदारी से चुपचाप उसे घेर लेना चाहता हूं ताकि वो फरार ना होने पाए। जब वो मेरी गिरफ्त में आ जाएगा तो फिर वो मुझ पर टेलीपैथी के जरिए हमला नहीं कर सकेगा। मैं उसको ख्याल खोनी के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। किसी टेलीपैथी जाने वाले को गिरफ्तार करना आसान काम नहीं होता। अगर तुम उसकी लालमी में ऐसा करना चाहते हो तो इतना बड़ा गेम मेरे बगैर क्यों खेल रहे हो? अगर कामयाबी होगी तो इस कामयाबी में सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। चंडाल जोगिया ने सोच के जरिए कहा, गधे के बच्चे, तूने टेलीपैथी जानने वाले का जिक्र उसके सामने क्यों किया? अब तो ये तेरे साथ रहेगा। उस अनिल को गिरफ्तार करने के बाद अपनी कस्टडी में रखेगा। तू मेरी सारी प्लानिंग चौपट कर रहा है। वो अपने सीनियर अफसर डीजी से बोला, जरूर सर जरूर, आपका नाम पहले आएगा, आप उसे गिरफ्तार करेंगे। फिर वो सोच के जरिए अपने बाप से बोला, आजकल हमारे मुल्क में टेलीपैथी जानने वालों का जोर है। हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस वाले फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वालों को ढूंढते फिर रहे हैं। अगर मैं इतनी बड़ी बात अपने अफसर से ना कहता तो वो मेरे हरिपुर जाने पर एतराज़ करता, मुझे यहीं से वापस जाने को हुक्म देता। ठीक है, मैं इस अफसर को हरिपुर जाने नहीं दूंगा, वरना ये मेरा काम बिगाड़ देगा। पिताजी, इसे मेरे रास्ते से हटा देना बहुत आसान है। ये अभी बैठा पी रहा है, आप इसके अंदर घुसकर इसे इतनी पिला दें कि ये चलने फिरने के काबिल भी ना रहे, मदहोश होकर यहाँ से उठना ही भूल जाए। डीजी ने उसे कहा, मिस्टर रंजीत वर्मा, मेरे सामने बैठो और मेरी बात तवज्जो से सुनो। वो उसके सामने बैठ गया। उसने कहा, मैं कल रात राजधानी में था, मुझे अंदर की बात मालूम हुई है।
कि अमेरिका हमारे खिलाफ हो रहा है। अगर उसका एक मुतालबा पूरा ना किया गया तो वो सुपर पावर हमसे नाराज़ हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सर, उसका मुतालबा क्या है? हमारे भारतीय हुक्मरानों ने अमेरिकन अकाबरीन से झूठ कहा था, धोखा दिया था कि हमारा एक हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला हमारे लिए काम करता है। हमने उनके किसी टेलीपैथी जानने वाले को ना कैदी बनाया है, ना गुलाम बनाया है। अब हमें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक टेलीपैथी जानने वाले को पेश करना होगा। ये साबित करना होगा कि वाकई हमारे देश में भी एक हिंदू ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद है। हंसराज जोगिया ने कहा, यह तो नामुमकिन सी बात है। हम तरह तरह के इंसान पैदा कर सकते हैं, लेकिन किसी टेलीपैथी जानने वाले को पैदा नहीं कर सकते। भगवान चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। अब यही देखो कि हम सब एक टेलीपैथी जानने वाले के सिलसिले में परेशान हैं। तुम ऐसे ही एक शख्स को गिरफ्तार करने जा रहे हो। अगर वह हमारी गिरफ्त में आएगा तो हम उसे अपना गुलाम बनाकर एक हिंदू ख्याल ख्वानी करने वाले की हैसियत से पेश कर सकेंगे। वो बातें कर रहा था और पीता जा रहा था। इस बात का हिसाब नहीं था कि कितने पैग पी रहा है। चंडाल उसके अंदर था और उसे बेख्तियार पीने पर मजबूर करता जा रहा था। इस दौरान में वो बाप बेटे बातें करते जा रहे थे। बाप ने कहा, मैं उस टेलीपैथी जानने वाले अनिल को तुम्हारे इस अफसर के हाथ नहीं लगने दूंगा। उसे अपना मामूल बनाकर उसकी टेलीपैथी से खुद फायदा उठाऊंगा। बेटे ने कहा, पिताजी अगर आप चाहें तो भारत सरकार के और अपने देश के काम आ सकते हैं। आप हिंदू हैं, टेलीपैथी जानते हैं। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं भारत सरकार की गुलामी करूं? इसमें गुलामी करने की क्या बात है? आप तो उनके सरों पर हुकूमत कर सकती हैं। आप तमाम हुक्मरानों के दिमागों में घुस कर रहेंगे, उनकी साजिशों को समझते रहेंगे। कोई तुमसे किसी भी तरह की मक्कारी नहीं कर सकेगा। तेरी बात दिल को लग रही है। तू जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी की बातें कर रहा है। मेरे को जरा सोचने दे, कैसा करूंगा तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। ऐसा ना हो कि मैं इन सरकारी लोगों में जाकर फंस जाऊं। ठीक है, अच्छी तरह सोच लें, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप किसी तरह नहीं फंसेंगे। वो तुम्हें फांसने वाले ही फंस जाएंगे। भला टेलीपैथी जानने वालों से कोई जीत सकता है? आप तो उनके अंदर की सारी साजिशें मालूम करते रहेंगे, तो फिर खतरा किस बात का है? वो सोचते हुए बोला, सच तो यह है कि मैं सिर्फ छोटे लोगों पर ही नहीं, बड़े लोगों पर भी हुकूमत करना चाहता हूँ। मेरा जी चाहता है पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊं। पिताजी, हिंदुस्तान क्या चीज़ है? आप सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। सुपर पावर अमेरिका को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। बस जरा अकल की ज़रूरत है। चंडाल जोगिया जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा। सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं, पूरे अमेरिका पर भी हुकूमत करने लगा। बड़े बड़े हुक्मरानों के दिमागों में घुसकर अपने अहकामात की तामील कराने लगा। हुकूमत करने का नशा दुनिया का सबसे बदतरीन नशा कहलाता है। ये जिसके सर पर सवार हो जाता है वो या तो हुकूमत करता है या फिर हुकूमत करने के ख्वाब देखते देखते मर जाता है।